हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी के एक नए वीडियो के साथ मौजूद हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगिस्तान में जीवन के विषय में। लाइफ इन डेजर्ट। डेजर्ट एक प्रकार का नहीं होता है, कुछ ऐसे डेजर्ट होते हैं जो गर्म होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। तो हम लोग दोनों तरह के जो रेगिस्तान होते हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके इसका बेहतर तरीके से समझने के लिए दो उदाहरण लेंगे। पहला जो है वह सहारा अफ्रीका यानी कि सहारा रेगिस्तान के विषय में बात करेंगे जो एक प्रकार का गर्म रेगिस्तान है, और दूसरा जो है लद्दाख के विषय में बात करेंगे जो अपने प्यारे भारत में जम्मू कश्मीर में मौजूद है और यह एक प्रकार का ठंडा रेगिस्तान है। हम लोग इसकी स्थिति और विस्तार के विषय में समझेंगे, यहाँ की जलवायु समझेंगे और यहाँ की इस प्रकार की वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उनके विषय में बात करेंगे। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, पीपल्स जो निवासी है, वह किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करते हैं उनके विषय में पूरे विस्तार से समझेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो क्लास 7th के ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 10 है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें और मुझसे पर्सनल सवालों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही बेस्ट वीडियोज जो है वह क्लास 10th का मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। न केवल सोशल साइंस बल्कि साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर का भी बेस्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से मिल जाएगा। क्लिक करें या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रेगिस्तान बताते हैं कि आखिरकार जो रेगिस्तान होता है वह किस प्रकार से होता है, डेजर्ट क्या होता है। तो वैसे प्रदेश यानी कि वैसा एरिया, वह क्षेत्र जो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक शुष्क, एरिड और हो, या फिर जहां पर वर्षा जो है वह बहुत ही कम होता है यानी कि पानी बहुत ही कम पड़ती हो, एवं तापमान की अगर बात करें, टेम्परेचर की बात करें, या तो बहुत ही अधिक टेम्परेचर होता है या बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। और ऐसे क्षेत्र में चूंकि टेम्परेचर जो है वह बहुत ही कम होता है या बहुत ही अत्यधिक होता है और वर्षा यानी कि रेन भी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो वेजिटेशन है यानी कि वनस्पति है वह बहुत ही ज़्यादा विरल होती है, यानी कि बहुत ही कम वनस्पतियाँ पाई जाती है। और ऐसे ही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। अब रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे रेगिस्तान जो बहुत ही ज्यादा गर्म है उसे हम बोलते हैं गर्म रेगिस्तान यानी कि हॉट डेजर्ट। दूसरा जो है वह होता है ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट। दोनों में मैनर डिफरेंस क्या है ये चीज समझिए। देखिए, जो गर्म रेगिस्तान है वह रेगिस्तान साधारणतः उच्च दबाव वाले क्षेत्र में यानी कि वहां पर जहां पर हाई प्रेशर है, जैसे कि कर्क और मकर रेखा के जो आसपास का क्षेत्र है 20 डिग्री और 30 डिग्री के जो आसपास का क्षेत्र है, अगर 20 डिग्री और 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ की ओर आप बढ़िएगा तो ये जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, रेगिस्तान का गर्म क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर ही गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं। जबकि ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो ऐसे रेगिस्तान जो है वह तापमान बहुत ही कम होता है, चूंकि आपको पता ही है ठंडा के लिए तापमान बहुत ही कम होना चाहिए। और यहाँ पर जो शीत ऋतु होती है यानी कि विंटर सीजन जो है वह बहुत ही लंबी होती है, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। अगर बात करते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो आर्कटिक, अंटार्कटिक एवं ऊंचे पहाड़ का जो क्षेत्र है यानी कि हाई माउंटेन्स एरिया जो है वहां पर आपको ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। अगर गर्म रेगिस्तान की बात करें तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट यानी कि कंटिनेंट जो है, जो महाद्वीप है जैसे कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये क्या है, महाद्वीप है। और इन महाद्वीप के अगर आप पश्चिम तट की ओर जाइएगा तो वहां पर आपको रेगिस्तान मिलेंगे। तो यह था मुख्य अंतर गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान के विषय में। अब हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख यानी कि विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर गर्म रेगिस्तान पाया जाता है या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर ठंडे रेगिस्तान पाया जाता है, उनके विषय में हम लोग इस मानचित्र की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्म रेगिस्तान के विषय में। तो गर्म रेगिस्तान में सबसे पहले आता है अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका कंटिनेंट में सहारा और कालाहारी दो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको अफ्रीका महाद्वीप में ये है सहारा रेगिस्तान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कालाहारी रेगिस्तान। दूसरा अगर बात करते हैं उत्तर अमेरिका में तो यहाँ पर एरिजोना, कैलिफोर्निया और सोनेराइन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर अमेरिका का क्षेत्र। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये इसमें आता है एरिजोना, कैलिफोर्निया और कौन सा, सोनेराइन का क्षेत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोनेराइन डेजर्ट है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में तो यहाँ पर है अटाकामा कह सकते हैं, यह आपको दिख रहा है। उसके बाद एशिया की बात करें तो अरेबियन यानी कि
ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है अरेबियन, ओके ना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, और उसके बाद ये जो क्षेत्र जो भारत के करीब है वह है थार, जो भारत में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। इसमें ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया, दो तरह की ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया जो है वह ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पर मौजूद है। तो ये था विश्व के वह रेगिस्तान जो गर्म है, यानी कि यहाँ पर आपको गर्मी अत्यधिक महसूस होगी, गर्म रेगिस्तान का क्षेत्र है। अगर बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान के विषय में, तो ठंडा मतलब बर्फ का कह सकते हैं, बर्फ वाला क्षेत्र। तो अगर बर्फ वाला क्षेत्र करें तो एशिया में टकलामकान कह सकते हैं, माफ कीजिए, टकलामकान, तिब्बत, गोबी, तुर्कस्तान, ये जो क्षेत्र दिखा। आप देखिए कलर को डिफरेंस कीजिएगा, यहाँ पर जो ज्यादा डार्क कलर में दिख रहा है वह जो क्षेत्र है वह एक्सट्रीमली एयर्ड है, और जो आपको फीका में दिख रहा है वह एयर्ड है। तो ये दोनों में मेन अंतर है, आप इसको गौर कर दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं एशिया के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र आता है, ये आपको दिख रहा है जो डार्क है, ओके ना। तो ये जो क्षेत्र है वह किस में आता है, ठंडे रेगिस्तान में आता है। उसके बाद अफ्रीका में नमीब, जो नमीब वाला क्षेत्र है वह देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये तटीय किनारे में है। ये जो क्षेत्र है किस में आता है, ये ठंडे रेगिस्तान में आता है। उत्तर अमेरिका में ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है, उसके बाद ग्रेट बेसिन्स का जो क्षेत्र है, और अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र में आता है, ठंडे रेगिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो ये था विश्व के प्रमुख गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान, ये आपको जानना जरूरी है। अब आइए हम लोग सबके विषय में तो नहीं पढ़ सकते हैं एक वीडियो में, हम लोग आज के टॉपिक में बात करेंगे सहारा रेगिस्तान के विषय में, और दूसरा जो है वह ठंडे रेगिस्तान के विषय में बात करेंगे जो भारत में मौजूद है। सहारा एक गर्म रेगिस्तान है, और इसकी स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, गर्म मरुस्थल है। अटलांटिक महासागर से लाल सागर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये है अटलांटिक ओशियंस, यानी कि अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से अगर देखा जाए अटलांटिक महासागर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र अटलांटिक महासागर का है, अटलांटिक महासागर से लेकर के लाल सागर, ये जो आपको दिख रहा है क्षेत्र, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है लाल सागर यानी कि रेड सी। तो अटलांटिक ओशियन से लेकर के लाल सागर यानी कि रेड सी तक का जो क्षेत्र है वह किस में आता है, सहारा डेजर्ट में आता है। और इसकी लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 4800 किलोमीटर है। सूडान के उत्तर से, ओके ना, तो यहाँ पर हम देखें अगर यहाँ उत्तर से सूडान से इसकी शुरुआत करते हैं, और जो एटलस पर्वत के दक्षिण तक यानी कि यहाँ तक आते हैं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, इसकी चौड़ाई जो है वह 1800 किलोमीटर है, यानी कि 1800 किलोमीटर है। अब इस दोनों को जोड़ा जाए तो अगर इसका एरिया निकाला जाए, क्षेत्रफल निकाला जाए, तो कुल क्षेत्रफल जो है वह भारत के क्षेत्रफल के 2 गुने से भी अधिक है। 2 गुना कर देंगे तो उससे भी अधिक है। अराउंड अगर देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, अब इसका भारत से तुलना करते हैं। भारत का टोटल एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके ना। तो आप देखिए 3.2 है, अब इसको डबल कीजिए, 3.2 को डबल कीजिएगा तो 6.4 होगा, तो 6.4 ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 8.54 है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के क्षेत्रफल यानी कि जो इंडिया का एरिया है उसके डबल से भी ज्यादा एरिया किसका है, अफ्रीका के रेगिस्तान का यानी कि डेजर्ट का। आप देखें इसमें कौन कौन से देश आता है, तो कौन कौन से देश इसमें शामिल है देखा जाए तो इसमें नाइजीरिया, तो ये देखिए यहाँ पर है 4 है, उसके बगल में, उसके बाद सूडान आपको दिख रहा है, इसके बगल में सूडान है, मिस्र यानी कि इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं हिंदी में, यहाँ माली, ये रहा आपका माली देश, उसके बाद मोरक्को, ये रहा मोरक्को, अल्जीरिया, तो ये अल्जीरिया है, फिर ट्यूनीसिया, तो ये ट्यूनीसिया देखिए, अल्जीरिया और लीबिया के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर ट्यूनीसिया देश मौजूद है, और लीबिया आप देख सकते हैं ये है अल्जीरिया के बगल में, इजिप्ट और अल्जीरिया के बीच में लीबिया देश है। उसके बाद मोरितानिया, ये रहा मोरितानिया। ये सभी देश जो है ये सहारा अफ्रीका के क्षेत्र में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सहारा अफ्रीका जो है इन सभी देशों में फैला हुआ है। तो ये आपको एक बार याद रखना जरूरी है। अब देखिए सहारा मरुस्थल की अगर बात करें तो सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों, यानी कि यहाँ पर आपको दूर दूर तक केवल बालू ही बालू मिलेगा। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बजरी मैदान मिलेगा, यानी कि कुछ मोटे मोटे कंकड़ वाला क्षेत्र मिल सकता है, ओके ना। बालू से थोड़ा अगर बड़ा कंकड़ हो जाता है तो उसको बजरी वाला क्षेत्र कहते हैं। जो कह सकते हैं बजरी का मैदान, नगन चट्टानी सतहों वाले पठार भी आपको मिल सकता है।
यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स भी है। कहीं कहीं आपको हरे भरे मरुदान मिल सकते हैं। मरुदान को हम लोग ओएसिस कहते हैं अंग्रेजी में। मरुदान क्या होता है, देखिए इस चीज को समझिए। कभी बहुत ज्यादा जब हवा चलती है, पवन जब चलती है, विंड जब बहता है, तो मरुस्थल में जो बालू मौजूद है, ओके ना, डेजर्ट में जो बालू मौजूद है उसको उड़ा दिया जाता है और एक छोटे से गड्ढे का निर्माण किया जाता है। और उसी गड्ढे यानी कि जब बालू को उड़ा दिया जाता है तो वहां पर एक गड्ढा बन जाता है और उसी गड्ढे को गर्त कहते हैं। तो उड़ाने के बाद गर्त का निर्माण करता है और गर्त में क्या होता है, जल जमा हो जाता है। यानी कि जब बरसात होती है तो वो जो गड्ढा है उसमें पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब पानी हो गया तो आसपास के क्षेत्र में पानी मिलने से वहां पर पेड़ पौधे उगने लगते हैं। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह हरा भरा हो जाता है। इससे वहां पर जो लोग रहते हैं वह फसल उगाने के लिए उनको पर्याप्त पानी मिल जाता है, तो वे फसल भी उगाने लगते हैं और वहां पर रहने लगते हैं, निवास करने लगते हैं। और ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मरुदान कहते हैं। बहुत ही आसान है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक क्षेत्र है जहां पर पानी आपको दिख रहा है और इस पानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आसपास में जो घास उस उगने लगता है, इससे क्षेत्र जो है हरा भरा हो जाता है और यहाँ पर लोग निवास करते हैं और ऐसे क्षेत्र को मरुदान कहते हैं। टिबेस्टी जो है यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 3415 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था यहाँ का क्षेत्र के विषय में, यहाँ पर कैसे कह सकते हैं क्षेत्र विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कुछ मुख्य बातें। अब यहाँ की जलवायु बात करते हैं कि जलवायु कैसा है, यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। तो सिंपल सा है, गर्म रेगिस्तान है। तो यहाँ जलवायु जो है वह गर्म है, शुष्क है एवं विषम है। विषम का मतलब रहने लायक नहीं है। आप एक आम आदमी के रहने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है जिसके चलते लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। अगर यहाँ पर तापांतर देखा जाए, तापांतर मतलब होता है कि दिन का तापमान कितना है, रात का तापमान कितना है, एक साल में तापमान में कितना बदलाव आता है, यानी कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है उसी को हम तापांतर कहते हैं। और यहाँ डेली और वार्षिक यानी कि ईयरली देखें, यानी कि दैनिक और वार्षिक तापांतर देखें तो दोनों ही बहुत ही अधिक होता है। अब एक उदाहरण देखिए, दिन के समय में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास का जो बालू है और जो छोटे छोटे चट्टान है, जो पत्थर है, वह बहुत ही तेजी से गर्म होते हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान जो है वह बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। इसका और कारण है कि ये जो गर्म रेत होती है, यानी कि यहाँ पर जो रेत है, बालू जो है वह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। और इसके कारण जब गर्मी, कोई भी चीज जब हीट होता है, आप एक लोहे की वस्तु लीजिए, चाहे कोई भी वस्तु लीजिए, आप उसको हीट कीजिए, गर्म कीजिए। गर्मी क्या होता है, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उससे गर्मी उसके आसपास के क्षेत्र में फैलने लगती है। यानी कि आप उस वस्तु को नहीं छूने के बाद भी उसके दूर से ही, थोड़ी दूरी से ही हमें उसकी गर्मी का अनुभव होने लगता है। इसी को हम विकिरण कहते हैं। तो चट्टान भी जब गर्म होते हैं तो वे विकिरण को निकालते, यानी कि हीट को अपने आसपास फैलाते हैं, जिसके चलते चारों तरफ काफी तेजी से सब कुछ क्या होने लगता है, गर्म हो जाता है। और यही कारण है कि वहां दिन का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जो रेत है उसमें एक बहुत ही बड़ा गुण है, जब ये रात होती है, यानी कि रात में तो सन है नहीं, सन तो जा चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर जो बहुत ही जल्दी लो होगा। और रेत में ये बहुत ही ज्यादा गुण है कि वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। और बहुत ही जल्दी ठंडा होने के कारण वायु में जलवाष्प नहीं रहता है, जिसके कारण गर्म विकिरण जो है वह रुक नहीं पाता है। ओके ना। तो ये इसका कारण यह है कि जल्दी ठंडा होने के कारण यह है कि वायु में बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं है, एयर में वाटर वेपर नहीं है, जिसके चलते जलवाष्प नहीं होने के कारण उसमें जो गर्मी है वह रुक नहीं पाती है और छोड़ देती है, जिसके चलते रात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है। आप ये समझिए कि यहाँ पर तापमान गिर के 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि जहां दिन को आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगा, वहीं रात को आपको कंबल की जरूरत पड़ सकती है, इतना ज्यादा ठंड लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा अंतर है और ऐसे में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो है ना विषम जलवायु है। इसकी जलवायु कैसी है, विषम है। यहाँ अगर आसमान देखें तो बादल रहित है, यानी कि यहाँ पर आसमान देखिए, एक होता है शब्द रहित, रहित का मतलब नहीं और सहित का मतलब हाँ। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर बादल रहित है, मतलब यहाँ पर बादल बिल्कुल भी नहीं है, और बादल सहित मतलब आसमान में आपको बादल ही बादल नजर आएंगे। तो यहाँ पर आसमान बादल रहित है, यानी कि बादल नहीं रहता है।
और बादल नहीं रहने के कारण वर्षा जो है वह बहुत ही कम होता है या अल्पकाल होता है, यानी कि शॉर्ट रेनी सीजन्स होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र में बहुत सालों तक पानी पड़ती ही नहीं है, वर्षा होती ही नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर जो जलवायु है बहुत ही ज्यादा विषम है। अब जलवायु अगर विषम है तो यहाँ पर कैसा वनस्पति यानी कि वेजिटेशन किस प्रकार से होते हैं, और यहाँ पर अगर वन्य जीव किस प्रकार, वाइल्ड लाइफ कौन सा होता है, ये भी जानना हमें जरूरी है। तो अत्यधिक ताप यानी कि बहुत ही ज्यादा गर्मी, हीट के चलते, विषमता एवं बहुत अल्प वर्षा यानी कि बहुत ही कम वर्षा के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे आपको नहीं दिखाई देंगे, जीवित नहीं रह पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको कैक्टस मिलेगा, खजूर यानी कि खजूर को अंग्रेजी में डेट कहते हैं, एकेसिया के वृक्ष आपको मिलेंगे। ये वैसे वृक्ष है जिनके पत्ते बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। कुछ क्षेत्र में आपको बबूल के भी वृक्ष मिल सकते हैं। तो ये जो होते हैं बिल्कुल ही छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इनमें एक अच्छा गुण होता है, ये क्या करते हैं, जब इनमें यानी कि यहाँ पर पानी तो है नहीं, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए अपने पत्ते को छोटे कर देते हैं। यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा कोई पेड़ मिलता है तो वह है खजूर का पेड़। इसके अलावे मरुदानी इलाकों में, मरुदान आप बता चुके हैं क्या होता है, ओएसिस, एक ऐसा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर पानी भर जाता है और उसके आसपास जो है घास का मैदान या पेड़ वगैरह उग जाते हैं, उसको मरुदान कहते हैं। तो मरुदान के इलाके में कृषि भी की जाती है, लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वहां पर रहते हैं। अगर यहाँ पर जानवर की बात करें तो जानवर में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपको ऊंट ज्यादा मिलेगा, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी और बिच्छू, सांप एवं छिपकलियां। मुख्य रूप से आपको रेप्टाइल्स जो है, सरीसृप यानी कि धरती पर रेंगने वाले जानवर जो है आपको ज्यादा मिलने के चांस है। अब यहाँ पर मरुस्थल का जहाज देखते हैं। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊंट जो है, जो रेगिस्तान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु है, इसे ही मरुस्थल का जहाज कहते हैं। इसका उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्र में लोग कई प्रकार से करते हैं। बोझा ढोने के लिए करते हैं, यानी कि गुड्स को कैरी करने के लिए करते हैं, कृषि कार्यों में करते हैं, दूध प्राप्त करने के लिए करते हैं, मांस आदि ढेर सारी जो उपयोगी है उन सभी में ऊंट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऊंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ऊंट में बहुत ही जो है गुण है कि वह रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी पिए चल सकता है। अब ऐसा नहीं कि वो पानी नहीं पीता है, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो पानी को स्टोर कर लेता है, बहुत ही ज्यादा, एक बार में पीने के बाद बहुत ही ज्यादा पानी स्टोर कर लेता है, और उसी स्टोर पानी से वह अपने जीवन का यापन करता है, यानी कि जीवन को चलाता है। जब उसे पानी की जरूरत पड़ती है वह स्टोर वाटर को पी लेता है। तो इसी तरह से रेगिस्तान में बहुत दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकता है, और इसीलिए हम इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, कह सकते हैं, रेगिस्तान के लिए यानी कि डेजर्ट के लिए। अब यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं ये हमें जानना जरूरी है। तो चूंकि यहाँ का जो जलवायु है यानी कि क्लाइमेट है, जो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी है और विषम है, यानी कि बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाने वाला है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रहना नहीं चाहता है, इसीलिए यहाँ पर जो आबादी है वह बहुत ही ज्यादा विरल है। विरल का मतलब बहुत ही दूर दूर आपको आबादी मिल सकता है, जहां पर मरुदान है वहां पर मिलता है। यहाँ पर मुख्य जनजाति जो यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं बोडीइन या तुआरेग कहते हैं, ठीक है ना, ये दो नाम से इन्हें पुकारते हैं। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वे घुमंतु जनजाति के हैं। घुमंतु मतलब घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर रहते हैं, वे एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जाते रहते हैं, अपने भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। साथ ही साथ वे बकरी को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं, ऊंट को पालते हैं, घोड़े को पालते हैं। वे इन्हें इसलिए पालते हैं ताकि इनसे इनको दूध प्राप्त हो सके, मांस प्राप्त हो सके, चमड़ा प्राप्त हो सके, बाल प्राप्त हो सके, और इन सब को प्राप्त करके वह इनका यूज करते हैं या इन्हें बेचते हैं और अपना जो है जीवन यापन करते हैं। चमड़े एवं खाल के उपयोग से पेटी, जूता, पानी की बोतल बनाते हैं तथा बालों का उपयोग करके चटाई, कालीन, कपड़ों और कंबल बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर चीज का अलग अलग उपयोग है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धूल उड़ता है, धूले आंधी आती है, तो इन सभी धूल भरी आंधी से और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वे भारी वस्त्र पहनते हैं, यानी कि हैवी क्लॉथ्स को पहनते हैं। कुछ और बातें जानते हैं। देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी नील सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में प्रभावित होती है, यानी कि ये अगर सहारा मरुस्थल है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये पूर्वी भाग जो है वहां पर नील नदी जो है वह प्रभावित होती है। मिस्र में नील नदी घाटी क्षेत्र में जनसंख्या अपेक्षाकृत घनी है, यानी कि जो मिस्र है, यानी कि मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट देश में
बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है जो नदी के किनारे का क्षेत्र, दूसरी जगह की बात नहीं कर रहे, नदी के किनारे वाले क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या है बाकी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में। यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है तथा जल की उपलब्धता यानी कि यहाँ पर पानी उपलब्ध होने के कारण लोग कृषि कार्य करते हैं, चावल, गेहूं, जौ, सेम ये सारी मुख्य फसलों को उगाते हैं। सबसे ऊंचा बांध अगर बात करें जिसका नाम है आसवान बांध, यह भी नील नदी में ही बना हुआ है। खजूर जो है यहाँ का मुख्य उत्पाद है। तो ये हमने देखा अफ्रीका के किस प्रकार चल रहा है जीवन यापन, लोग किस प्रकार से पानी के किनारे बसते हैं नदी घाटियों के क्षेत्र में। तो ये पहले की जिंदगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है क्योंकि सहारा अफ्रीका का जो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा खनिज यानी कि मिनरल्स, ऑयल्स मिला है, खनिज तेल मिला है, पेट्रोलियम कह सकते हैं, और इसके खोज के कारण यहाँ पर जीवन यापन जो है बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जहां पर लोग पहले नहीं रहना चाहते थे अब वहां पर रहना चाह रहे हैं क्योंकि उस क्षेत्रों में खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इन क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा न केवल कह सकते हैं खनिज तेल, बल्कि यहाँ पर कुछ खनिज यानी कि मिनरल्स भी प्राप्त हो चुका है, जैसे कि लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम, और इसके चलते आर्थिक विकास होने लगा। और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके कारण सहारा क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आने लगा। अब देखिए सांस्कृतिक जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। पहले लोग ऊंट का प्रयोग करते थे जिसे ऊंट का कारवा कहते थे, और इसके जगह पर लोग अब मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने लगे, व्यापार के लिए ट्रकों एवं कंटेनरों का प्रयोग करने लगे। तो धीरे धीरे वहां पर जीवन शैली क्या होने लगा, बदलने लगा। ऊंट के चलने से मार्ग पर हाईवे बन गई, यानी कि अब हाईवे बनने लगा ऊंट जहां पर चलता था। घुमंतु जनजाति यानी कि वैसे लोग जो घूमते रहते थे, एक जगह पर नहीं रहते थे, वह भी शहरी जीवन से प्रभावित होने लगे और अपने आप को एक जगह टिका कर रखने लगा। मिस्र की राजधानी काहिरा सबसे बड़ा शहर के रूप में विकसित हो गया। तो ये था सहारा अफ्रीका रेगिस्तान के विषय में, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान था। हमने समझा कि गर्म रेगिस्तान में लोग किस प्रकार से रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार से है और वह धीरे धीरे किस तरह से प्रभावित हुआ। अब गर्म के बाद हम लोग ठंडे रेगिस्तान के विषय में बात करते हैं और बात करते हैं भारत के लद्दाख के विषय में। भारत का लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख शब्द जो है वह दो शब्दों से बना है। पहला जो है वह ला और दूसरा जो है वह दाख, और इस दोनों का अर्थ है, दोनों का अर्थ क्या है, ला का अर्थ होता है दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, यानी कि दर्रों वाला देश, वैसा देश जहां पर बहुत ही ज्यादा दर्रा है। लद्दाख भारत में जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में मौजूद है। यह राज्य पूर्वी भाग में वृहत हिमालय और ऊंचाइयों पर बसा एक ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि बहुत ही ऊंचे क्षेत्र में हिमालय के ऊंचाइयों में बसा एक बहुत ही बड़ा ठंडा रेगिस्तान है। एक बात करते हैं सन 1989, ओके 1979 लद्दाख एक ही जिला था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन बहुत ही डिफिकल्ट होता था, इसे चलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। तो प्रशासनिक सुगमता हेतु जून 1989 यानी 1979 में इसे क्या कर दिया गया, दो जिलों में बांट दिया गया, लेह और कारगिल में विभक्त कर दिया गया। देखिए जम्मू कश्मीर पहले जो था इसे विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन अब उसके विशेष राज्य को दर्जा को हटा करके भारत के राज्य में सम्मिलित कर दिया गया और इसका जो है विभाजन कर दिया गया राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत। तो आपको बताना है कि इनको किन दो भागों में विभाजित कर दिया गया और यहाँ पर कौन से दो ऐसे कानून थे जिसके चलते या कौन से ऐसे नियम थे जिसके चलते इन्हें विशेष राज्य का दर्जा था, वे आपको बताना है। अब बात करते हैं स्थिति एवं विस्तार के विषय में, यानी कि कहाँ से कहाँ तक इनका स्थिति है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो आपको रंगीन भाग दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये क्षेत्र आपका लद्दाख का क्षेत्र है और इसी लद्दाख के क्षेत्र में भारत का जो है बहुत ही सुंदर सा ठंडा रेगिस्तान मौजूद है। लद्दाख उत्तर में काकाकोरम एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा है। तो उत्तर में आपको काकाकोरम मिलता है, तो उत्तर का जो क्षेत्र है उसमें काकाकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत से ये घिरा हुआ है। इनके बीच में इनके कुल क्षेत्रफल का अगर बात करें तो 45,110 वर्ग किलोमीटर यानी कि 45,110 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई बात करें तो कारगिल में 3,000 मीटर से लेकर के काकाकोरम में 8,000 मीटर तक फैला हुआ है, यानी कि ऊंचाई
जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़िएगा, नॉर्थ की ओर बढ़िएगा, वैसे वैसे ऊंचाई इसका बढ़ता चला जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के पर्वत है और इन पर्वतों को हम 4 वर्गों में यानी कि 4 श्रृंखला में, रेंज में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला जो होगा वह वृहद हिमालय का क्षेत्र होगा, फिर दूसरा है वह जास्कर का, तीसरा लद्दाख और चौथा जो है वह काकाकोरम का क्षेत्र आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की जलवायु के विषय में यानी कि क्लाइमेट के विषय में। लद्दाख जो है लद्दाख एक और नाम से जाना जाता है और इसका नाम है खा पा चान, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है हिम भूमि यानी कि बर्फ की भूमि, यानी वैसा क्षेत्र जहां पर आपको केवल बर्फ ही बर्फ मिलेगा। चूंकि इसका नाम में ही हमें देख सकते हैं कि बर्फ ही बर्फ है, तो इसकी जलवायु के विषय में हमें इसी नाम से पता चलता है कि यहाँ पर आपको अत्यधिक यानी कि सबसे ज्यादा ठंड महसूस होगा, शीतल यानी कि ठंड महसूस होगा और शुष्क महसूस होगा। इसके 2 मुख्य कारण है। सबसे पहला कि यहाँ यह जो बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद है और दूसरा समुद्र से बहुत ही ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसके चलते यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हिमालय के ऊंचे पर्वत मानसून के बादल को रोक देता है, यानी कि यहाँ पर जब वर्षा आती है, जब समुद्र से बादल बन बन के आ आती है तो हिमालय से जैसे टकराती है, तो यहाँ पर हिमालय से टकराने के बाद ये क्या होता है, वर्षा इधर ही हो जाता है और इसके दूसरे भाग में जहाँ पर लद्दाख या लेह मौजूद है वहां पर वर्षा नहीं होता है और ऐसे क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी कि रेन शैडो जोन कहते हैं। और इसके चलते यहाँ पर ड्राई एयर प्रभावित होता है और यहाँ पर वर्षा जो है वह नहीं होता है या बहुत ही कम होता है या फिर कह सकते हैं बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। अगर वार्षिक वर्षा यानी कि ईयरली वर्षा की बात करें, एक साल में कितनी वर्षा होती है, तो लगभग 10 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में वर्षा है। अब देखिए, बहुत ही अधिक ऊंचाई में होने के कारण वायु की पतली परत जो है रहती है, यानी कि वायु जो है उतना डेंस नहीं होता है, वायु बहुत ही पतली होती है। और जब वायु पतली होती है तो सूरज की जो किरनी है यानी कि जो सनलाइट है उससे आपको बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इस प्रकार आप यहाँ पर एक साथ ठंडी महसूस कर सकते हैं और गर्मी का महसूस कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा रात का टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। तो देख सकते हैं दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा अधिक अंतर होता है। शीत ऋतु में तापमान हमेशा -40 डिग्री रहता है, यानी कि जो विंटर सीजन है हमेशा यहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अगर बात करें सर्वाधिक ठंडे यानी कि विश्व का रिकॉर्ड भी है, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में भी द्रास जो है एक है, जो लद्दाख में ही मौजूद है। देख सकते हैं द्रास लद्दाख में ही स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। लद्दाख में एक व्यक्ति, अगर एक उदाहरण की कल्पना करते हैं, मानते हैं कि एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने पैर को धूप में रखा, ओके ना, पैर को धूप में रखा तथा शरीर के जो बाकी हिस्से हैं उसको छाया में रखा है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि उनको एक ही साथ गर्मी भी बहुत तेज लग सकती है, यानी कि उष्णघात हो सकता है, और तुषार उपघात यानी कि सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट दोनों एक साथ ये शिकार हो सकते हैं, यानी कि उनको गर्मी से भी कह सकते हैं बीमार हो सकता है और ठंडी से भी बीमार हो सकता है। आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर उनके 2 भाग हो जाए, एक भाग जो है वह बर्फ में रहेगा यानी कि ठंडी वाला भाग में यानी कि छाया वाला भाग में होगा, और दूसरा वाला भाग जो है वैसे धूप में होगा यानी कि धूप की ओर रहेगा। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चलता है कि लद्दाख हमेशा ऐसा नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं कि लद्दाख में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ठंडा था, बहुत ज्यादा बर्फ था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी झीलें था या फिर यहाँ पर विशाल झील का तंत्र था, और जो है समय के अनुसार बदलता चला गया और आज ये एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में, ठंडे रेगिस्तान के क्षेत्र में कह सकते हैं फैल चुका है। वहां पर अगर आप जाइएगा तो आज आप भी बहुत सारे लेक यानी कि उनमें से कुछ झील को देख सकते हैं जो आज भी अस्तित्व में है। अब इस तरह की जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता है, वहां पर कैसे जानवर पाए जाते हैं, वन्य जीव किस प्रकार से पाए जाते हैं, यह हमें जानना जरूरी है। तो यहाँ पर उच्च शुष्कता है तथा अत्यधिक ठंडी है, एरिड है और बहुत ही कूल टेम्परेचर है, बहुत ही कह सकते हैं ठंडी हवाएं बहती है, जिसके चलते यहाँ पर वनस्पति जो है वह विरल है, यानी कि आपको बहुत ही कम वनस्पति देखने को मिलता है, पेड़ पौधे बहुत ही कम देखने को मिलता है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी ये निर्जन नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि लोग नहीं रहते, यहाँ पर लोग रहते हैं। जंतुओं और वनस्पतियों ने इसकी विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल विकसित कर लिया है, यानी कि अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वनस्पति है जो इसकी विपरीत परिस्थिति में भी उगते हैं।
बहुत सारे ऐसे वनस्पति है जो कहीं कहीं घास, छोटी झाड़ियां, जंगली औषधियां जो झरनों के किनारों में पाया जाता है। यानी कि जहां पर जो पेड़ पौधे के उगने के चांसेस बन जाते हैं वहां पर जल्दी जल्दी पेड़ पौधे उग जाते हैं। ऊंची ढलान वाला क्षेत्र, जो ढलान वाला क्षेत्र है वहां पर सिंचित क्षेत्रों में कुछ वनस्पतियां भी मिलती है। छोटी घाटी वाला क्षेत्र जो है वहां पर जैसे कि सरपत, जिसे विलो कहते हैं, या पॉपुलर, ये सारे वृक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु जब गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पर सेब, खबूनी एवं अखरोट यानी कि एप्रिकॉट और वॉलनट, ये सारे चीज वहां पर मिलते हैं, इन सभी के वृक्ष मिलते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला यानी कि बैट यहाँ पर ही जो है सरपत यानी कि पस सऊ की पेड़ की लकड़ी से बनता है। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके वनस्पति पाए जाते हैं, वन्यजीव पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर यानी कि यहाँ जो क्लाइमेट है वह बहुत ही विरल है। यहाँ पर शुष्क और अत्यधिक ठंड के कारण वैसे ही क्षेत्र में पेड़ पौधे उगते हैं जहां पर उनको पानी का स्रोत मिलता है बेहतर, और जहां पर उनके उगने के चांसेस होते हैं। ये नहीं कि हर जगह आपको पेड़ पौधे मिल सकते हैं। अब अगर हम प्राणी जात की बात करें, अगर यहाँ पर जानवरों की बात करें, यहाँ पर आपको अधिकतर पक्षी मिलेंगे, और वह भी प्रवासी पक्षी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स मिलेंगे, जो गर्मियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पक्षियों में रॉबिन्स, रेड स्टॉर्च, तिब्बती स्नोकॉक, स्नेवोन, रेवोन, हुप, कुलिंग, फिर दहियल, थिरथिरा, हुदहुद, ये सारे प्रमुख यानी कि मैन बर्ड्स है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर पक्षियों की लगभग 225 प्रजातियां पाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा है। लद्दाख के स्तनधारी पशुओं यानी कि बड़े पशुओं की बात करें तो यहाँ पर सभी जो स्तनधारी पशु है वह दुर्लभ है यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे कि साकीन, याक, तिब्बतियन भेड़ जिसे नयान कहते हैं, नीली भेड़ वाला भराल, जंगली बकरी, कुत्ते, खरगोश, हिम तेंदुआ, तिब्बती जो है हिम तेंदुआ तिब्बत वाला, वह सभी शामिल है। लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरे हैं, अगर इनको नहीं देखा गया या इनकी देखभाल नहीं किया गया तो आने वाले समय में हो सकता है ये लुप्त हो जाए। तो यहाँ पर इंडेंजर्ड यानी कि दुर्लभ प्रकार के जो प्रजाति वह पाए जाते हैं। हाल ही में एक खोज के मुताबिक यहाँ पर रेतीली लोमड़ी भी पाया गया है, और इन जानवरों का उपयोग दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है यहाँ पर जो भी जानवर पाले जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, निवासी की बात करते हैं, पीपल की बात करते हैं। तो लद्दाख के लोग मुख्यतः जो है वह बौद्ध और मुसलमान ये प्रजाति के लोग रहते हैं जो इन धर्मों का पालन करते हैं। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों की संख्या कारगिल जो क्षेत्र है वहां पर अधिक है। हम लोग देखे थे अभी इसको 2 क्षेत्रों में बांटा गया था, कारगिल और लेह। जबकि बौद्ध धर्म जो है उनके अनुयायी यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लेह में अधिक है। यहाँ के लोग अगर मुख्य भाषा की बात करें तो लद्दाखी एक अलग तरह की भाषा है, वहां पर बोलते हैं। लेकिन जो लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, वो लोग हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं को बेहतर तरीके से बोलते हैं। अगर यहाँ के भोजन की बात करें तो जिस प्रकार से हम अपने क्षेत्र में दाल, चावल या रोटी, सब्जी ये सारी चीज खाते हैं, उसी प्रकार से वहां पर एक अलग तरह का डिश है जिसे थुकपा कहते हैं यानी कि जनाज एक और है, और थुकपा, जनाज तथा सांपा यानी कि ऊंच, ये वहाँ के डिश का नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के मुख्य संगीत भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर वाद्य यंत्र सुरना और दामन यानी कि सहनाई और ड्रम बहुत ही ज्यादा बजाए जाते हैं। मुख्य खेल यहाँ पर आइस हॉकी है, हॉकी नहीं आइस हॉकी, यानी कि बर्फों में खेले जाने वाला हॉकी को आइस हॉकी कहते हैं। यहाँ का जो समाज है बड़ा ही कह सकते हैं विचित्र समाज है, और इन समाज में महिलाओं का स्थान ऊंचा है। यहाँ की महिलाओं को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। जहाँ बाकी क्षेत्रों में महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, वही यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। अब लद्दाख क्षेत्र की अगर बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में अनेक ऐसे जगह है जहाँ बौद्ध मठ यानी कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मौजूद हैं, और अपने परंपरागत गोम्पा यानी यह गोम्पा जिसे कहते हैं उनके साथ यहाँ पर स्थित है। अगर बात करें बौद्ध मठ के विषय में तो हेमिस, थिक्से, से, लामापुर ये जगह का नाम है, और यहाँ पर प्रसिद्ध मठ मौजूद है। तो मठ क्या होता है, एक तरह से आप समझिए कि जिस प्रकार से एक पूजा का स्थल होता है, हिंदू धर्म में मंदिर होती है, और कह सकते हैं मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, और फिर क्रिश्चियन में चर्च होता है, तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है या फिर उनकी परंपराओं को या उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को आगे बढ़ाया जाता है, तो वैसे क्षेत्र को हम मठ कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मठ मौजूद है। हेमिस
हेमिस जो प्रसिद्ध मठ है वहां पर तरह तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध त्योहार है जो जून के महीने में मनाया जाता है एक तरह का। इसके अलावा अगर बात करें तो सितंबर में लद्दाख महोत्सव एवं मई जून में सिंधु दर्शन मुख्य उत्सव मनाया जाता है। यानी कि इसके अलावा भी यहाँ पर और त्यौहार मनाए जाते हैं जो सितंबर में मनाया जाता है, जिसे लद्दाख महोत्सव कहते हैं, और मई और जून के आसपास जो त्यौहार मनाया जाता है उसे बोलते हैं सिंधु दर्शन। तो ये कुछ मुख्य त्यौहार या उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की कृषि के विषय में। तो जैसा कि हम समझे यहाँ पर अलग तरह के पर्यावरण है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर फसलों की खेती अगर की जाए तो जो आलू, मटर, सेम, शलजम, ये सारी फसलों का खेती किया जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई तक गेहूं उगाया जाता है। फसलों की खेती के साथ साथ यहाँ पर फलों की भी खेती की जाती है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि पशुओं को पाला जाता है, जो एक तरह का मुख्य पैसा है यहाँ के लोगों का। पैसा मतलब रोजगार, ओके ना, पैसा को रोजगार कहते हैं, यानी कि वो काम, उस काम के जरिए वो अपने जीवन का यापन करते हैं। भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने यहाँ के मौसम के अनुकूल फल और सब्जियां उत्पादन के लिए नई तकनीक विकसित कर दी है जो इनको आगे और बढ़ा सकते हैं। आगे अगर बात करें तो जाड़े के दिनों की अगर बात करें, यानी कि विंटर सीजन, जब ठंड बहुत ज्यादा लगने लगती है तो लोग क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। लोग धार्मिक अनुष्ठान करने लगते हैं, लोग उत्सव करने लगते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इस समय यहाँ का जो मौसम है बहुत ही ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, कष्ट देने वाला हो जाता है, और ऐसे में लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ हो सकता है, और लोग क्या करते हैं, अपने एक साथ रहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सव में लोग बिजी हो जाते हैं। महिलाएं घर एवं खेतों में काम करने के साथ साथ छोटे मोटे व्यवसाय भी करती, छोटे मोटे काम भी करती है, जैसे दुकान का संभालना इत्यादि। इस समय लोग, जब ठंड होती है तो लोग शॉल, कालीन, चटाई, ये सारे बुनने का कार्य करते हैं, और ज्यादातर यही सारे वहां पर बुना जाता है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान में पर्यटन यानी कि टूरिज्म लद्दाख का एक मुख्य क्रियाकलाप है। देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, गोम्पा दर्शन करते हैं, घास के मैदान को देखते हैं, हिम नदी, ग्लेशियर्स को देखते हैं, इन सब की सैर करते हैं, और विभिन्न अनुष्ठानों को देखना यहाँ के मुख्य पर्यटक आकर्षक होता है और लोग इन्हें देखना और पसंद करते हैं। मई से अक्टूबर तक का जो समय होता है यहाँ पर पर्यटन के लिए अनुकूल समय है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे समय में जाइएगा तो हो सकता है आपके लिए वहां पर जीवन यापन करना कष्टकारी हो सकता है और आप किसी भी तरह के बीमार पड़ सकते हैं। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह है। लेह श्रीनगर से सड़क मार्ग से 434 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर अवस्थित है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ती है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वह कश्मीर घाटी को लेह घाटी से जोड़ती है, और इसीलिए इसका मनाली लेह राजमार्ग जो हाईवे है वह 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग से, जिसे रोहतांग ला कहते हैं, फिर बराला चा ला कहते हैं, लुंग गा लाचा ला और टंगलंग ला। तो ये सारे वे 4 रास्ते हैं जिन दर्रों से होकर के ये जो राजमार्ग है वह जुड़ता है। यह मार्ग जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। इसके बाद का समय में बहुत ज्यादा कह सकते हैं शीत होती है, तो इस समय में ये बंद रहती है और यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होता है, इसके कारण ये बंद रहता है। तो ये लेह के विषय में जाने। अब कुछ जानने योग्य बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में बात करते हैं। तो पहला है ये कि आटाकामा मरुस्थल जो एक तरह का गर्म मरुस्थल है, कलामा 570 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक कुल 400 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगभग 400 वर्ष तक जो है वहां पर वर्षा नहीं हुआ है। तो सोच सकते हैं वहां की स्थिति कैसी हुई होगी। सहारा नाम अरबी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। सहारा अफ्रीका जो है वह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। मोरक्को का टेफिलालेट ओके, टेफिलालेट मरुदान यानी कि ओएसिस बहुत ही बड़ा ओएसिस है, बहुत ही बड़ा मरुदान है जिसका क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है। तो सोच सकते हैं कि एक गर्त का निर्माण कितना बड़ा होता है, कितने बड़े क्षेत्र में हवा
बालू को उड़ा ले जाती है, रेत को उड़ा ले जाती है और वहां पर वर्षा का पानी जमा हो जाता है। किसी स्थान में पाए जाने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति जात तथा सभी प्रकार के जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि केवल जीव जंतु ही प्राणी जात कहलाता है, बल्कि पेड़ पौधे वनस्पति वे सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, प्राणी जात का निर्माण करते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी की देन कहा है, यानी कि इतिहास के जो पिता है उनका नाम है हेरोडोटस। उन्होंने जो मिस्र है, ओके ना, मिस्र की नील नदी के विषय में हम लोग पढ़े हैं, और मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं, यानी कि मिस्र नील नदी की देन है। आगे बात करते हैं लीबिया जो है, लीबिया दक्षिणी भाग का अलजीरिया क्षेत्र विश्व का सबसे गर्म भाग है। 1922 ईस्वी में यहाँ अधिकतम तापमान 57 से 70 डिग्री दर्ज किया गया था। सोच सकते हैं 70 डिग्री का टेम्परेचर। विश्व प्रसिद्ध पश्मीनी ऊन, ओके ना, पश्मीनी ऊन बकरियों से प्राप्त होता है, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यह जो ऊन है लद्दाख के लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत है। तिब्बत की नयान विश्व की सबसे बड़ी भेड़ तथा यूरियल संसार की सबसे छोटी भेड़ है। चीरू या तिब्बत एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, यानी कि विलुप्त प्राय जीव है, यानी कि वैसा जीव है जो विलुप्त हो चुका है, जिसका नाम चीरू है, या फिर उसका दूसरा नाम है तिब्बती एंटीलोप। इसका शिकार शाहतूत नामक ऊन के लिए किया जाता है। यह ऊन वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो ये था आज का चैप्टर, जिसमें हमने जो रेगिस्तान है उसके विषय में विस्तार से पढ़ा और कुछ फैक्ट के विषय में समझा। उम्मीद करते हैं आपको रेगिस्तान यानी कि जो डेजर्ट है उसके विषय में समझ में आएगा, और आप ये नहीं समझते होंगे कि जो रेत है, जहाँ पर बहुत दूर तक रेत है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वही रेगिस्तान है, वही डेजर्ट है। आप ऐसा नहीं समझते होंगे। हाँ, कुछ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ है, वह क्षेत्र भी रेगिस्तान कहलाता है, बल्कि इनका नाम अलग होता है। वैसा क्षेत्र जो रेत से बना है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसे गर्म डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान कहते हैं। और वैसा क्षेत्र जहाँ पर केवल आपको कह सकते हैं बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है, जहाँ पर ठंड पड़ती है, उसे ठंड रेगिस्तान करते हैं। आई होप कि आपने ये पूरा चैप्टर बेहतर तरीके से समझा होगा। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। अभी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें PDF के लिए।